हाय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 10 सोल्जर। तो ये जो 10 सोल्जर्स पोयम है, यह एक सोनेट है विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक, देयर इज ओनली वन सोनेट उस नेम इज 10 सोल्जर। सोनेट के बारे में सबसे पहले हमें जानना है, सोनेट होता क्या है? 14 लाइन की पोयम जिसे गाया जा सके इन द वे ऑफ लिरिकल। फर्स्ट पैराग्राफ 8 लाइन का, जिसको हम ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। सोनेट का जो 6 लाइन का पैराग्राफ होता है उसे हम सेस्टेट बोलते हैं। और 11th में आप अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक सोनेट था जो कि 4 और 2, 4 लाइन का अगर पैराग्राफ है तो उसे हम क्वार्ट रेस्ट बोलते हैं, और अगर 2 लाइन है तो कपलेट। तो कह रहा दिस इज द पोएम व्हिच हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक इज ए सोल्जर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक सैनिक है जिसका जन्म 1887 एंड डाइड इन 1950। अगर देखा जाए तो जन्म में और मृत्यु में काफ़ी फासला नहीं है, 27 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई। वाई? तो व्हाट वाज द रीजन आपसे पूछेगा, तो यू हैव टू से सेप्टिकेमिया मीन्स दैट ब्लड पॉइजनिंग। ब्लड पॉइजनिंग के कारण इनका डेथ हुआ था। तो एक है सेप्सिस, दूसरा वर्ड है सेप्टिकेमिया। तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ ब्रुक्स डेथ, तो आपको यही कहना है। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ अबाउट ऑथर। कह रहे रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 3 अगस्त 1887। तो आपको मालूम है 1887 को इसका जन्म हुआ एंड डाइड इन 23 अप्रैल, यानी 23 अप्रैल का दिन था, और वो ईस्वी था 1915 जब इनकी डेथ हो गई। वॉज बोर्न इन अकेडमिक फैमिली, यानी कह रहे इसका जो जन्म हुआ था ना वह एक शिक्षित परिवार में जन्म हुआ था, वो फैमिली एकेडमिक था। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर। और दूसरा बात याद रखना है, पेशा, यानी रूपर्ट ब्रूक के जो पिता थे वह एक हाउस मास्टर था एट रग्बी स्कूल। और किस स्कूल में? तो आपको कहना है रग्बी स्कूल। वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड, कह रहा वहीं पर रूपर्ट ब्रूक ने शिक्षा ग्रहण किया बिफोर गोइंग किंग कॉलेज, यानी कह रहे कॉलेज की पढ़ाई हम 11th-12th में कॉलेज के तरफ मूव करते हैं। तो इनके पिता जो हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल का, तो इनके पिता को लगा कि इसे मेरे साथ ही रखना बेटर होगा, तो इसलिए बिफोर गोइंग किंग कॉलेज, यानी किंग कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ता है। तो किंग कॉलेज जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक के पिता रूपर्ट ब्रूक को अपने साथ रखते थे, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर आगे देखना है, कह रहे ही वॉज अ वार पोएट। अगर रूपर्ट ब्रूक के बारे में पूछा जाए कि वह कैसा पोएट है, तो आपको कहना है वार पोएट, यानी रूपर्ट ब्रूक वॉज ए वार पोएट, वह एक वार पोएट है। इंस्पायर्ड विथ पैट्रियोटिज्म, और राष्ट्रभक्ति की भावना से वो इंस्पायर हुआ था। लेकिन कब? इन अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में। अर्ली फेज मीन्स दैट शुरुआती दौर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसी का शॉर्ट फॉर्म है WWN, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो कभी कभी पूछा जाता है रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड विद डैश, तो आपको कहना है पैट्रियोटिज्म। ये जो पैट्रियोटिज्म वर्ड है ये पूछा जाता है कि रूपर्ट ब्रूक जो इंस्पायर हुआ था किस चीज से, तो पैट्रियोटिज्म से, यानी राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से। कब हुआ था अगर पूछा जाए तो आपको यही चीज कहना पड़ेगा, द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कह रहे बोर्न इन इंग्लैंड, यानी इसका जो जन्म है इंग्लैंड में हुआ था, बट डाइड इन एक्जियंसी, जो कि आइसलैंड में पड़ता है। फिर आगे लिखा हुआ है रीजन ऑफ डेथ। कह रहे रीजन ऑफ डेथ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेथ। रूपर्ट ब्रूक का जो मरने का कारण है वह क्या है? तो एक तो आपको सेप्सिस कहना है, और दूसरा याद रखना है सेप्टिकेमिया, जो कि बुक में मेंशन किया गया है। तो यही रीजन है, और इस दोनों का मतलब होता है ब्लड पॉइजनिंग, यानी रक्तचाप में जहर का फैल जाना। अब उसके जहर रक्तचाप में फैला, हो सकता है कोई इंसेक्ट जहरीला काट लिया हो, या कोई स्नेक बाइट किया हो, या कोई पिला दिया हो, उस चीज़ का मेंशन नहीं किया गया। बट पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चलती है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेथ। तो ब्रुक्स का जो रीजन ऑफ डेथ था वो था सेप्सिस एज वेल एज यू कैन से सेप्टिकेमिया, जो कि एक ब्लड पॉइजनिंग होता है जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। फिर आगे वहीं का एक वेल नोन पोएट है जिसका नाम है W.B. येट्स। W.B. येट्स द फेमस पोएट, कह रहा यह एक प्रसिद्ध पोएट है ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का। डिस्क्राइब हिम, यानी वर्णन किया रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का वह एक खूबसूरत युवा व्यक्ति है। तो अब देखो कोई देखने में स्मार्ट हो तो उसे हम खूबसूरत नहीं बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न हो, सुशील हो, स्वाभाविक हो, बिहेवियर हो, दिस ऑल थिंग्स इफ यू हैव इट मींस दैट यू आर ए हैंडसमेस्ट यंग मैन। तो W.B. येट्स का ये कोट है। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वो बोलता है कि ही इज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय, तो आपको कहना है W.B. येट्स।
यानी डब्ल्यू बी येट्स का ये कोट काफ़ी फेमस है, जो कि रूपर्ट ब्रूक के लिए इन्होंने वर्णन किया हुआ था, एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। ऐसा इसलिए कहा, जब हम पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगी कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। फिर आगे कह रहे हैं कि दिस इज द पोएम व्हिच इज रिटन इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर। कह रहा है यह वह कविता है जिसको लिखा गया है कब, द नवंबर एंड दिसंबर, वो महीना था नवंबर और दिसंबर का, ठीक है, इन 1914, और वो ईस्वी भी याद रखना है 1914, यानी एट द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वाज द ईयर ऑफ 1914 व्हेन दिस पोएम वाज रिटन, और मंथ था नवंबर और दिसंबर। कह रहा ओनली फ्यू मंथ्स बिफोर द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध से कुछ ही महीने पहले की बात है, व्हेन पीपल वर मोर ऑप्टिमिस्टिक, जबकि लोग ज्यादा आशावादी थे, एंड पैट्रियोटिक, और उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना थी। तो हम लोग देखे हुए हैं ह्यूमन नेचर है ये, अगर वार कहीं से छिड़ जाए किसी अदर कंट्री से, सपोज एज एन एग्जांपल अगर पाकिस्तान से हो जाए, तो हर चौक चौराहे पर पब्लिक में एक देशभक्ति की भावना दौड़ पड़ती है। यहाँ तक बोल देता है कि अरे हमको भेजने दे एक बार, या बोलेगा मोदी क्या कर रहा है, एक बार बुरा दे उसको, इस तरह का स्टेटमेंट देता है। वाई? बिकॉज मोर ऑप्टिमिस्टिक, ज्यादा आशावादी होता है, और साथ ही वो पेट्रियोटिज्म की भावना भी उसमें होती है। सो दिस पोएम अपीयर्ड इन 1915, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लॉजिक छुपा हुआ है। लॉजिक है कि अगर दिस इज द पोएम हैज बीन रिटन इन 1914, तो व्हेन दिस पोएम वाज अपीयर्ड इन, नवंबर दिसंबर में लिखा गया तो 1915, नेक्स्ट ईयर क्या होता है 1915, तब ये अपीयर हुआ, हम लोग के बीच आया। तब लास्ट में हम देख रहे हैं, कह रहे द पोएम वाज रीड अलाउड इन सेंट पॉल कैथेड्रल, ये भी आपको याद रखना है। दिस इज द पोएम व्हिच इज रीड अलाउड, यानी जोर जोर से इसको पढ़ा जाता है। कहाँ? तो संत पॉल कैथेड्रल। कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च, चर्च में, और चर्च का नाम था संत पॉल। शॉर्टली बिफोर ब्रूक्स डेथ, एक पॉइंट और दिया गया, जब रूपर्ट ब्रूक की डेथ हो गई तब इस पोएम को जोर जोर से बोलना या गाना छोड़ दिया। बट व्हेन ही अलाइव, दिस इज द पोएम व्हिच इज रीड अलाउड इन सेंट पॉल कैथेड्रल। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। द पोएम कैप्चर्स द डैश मूड, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पेट्रियोटिक मूड को कैप्चर किया गया है। किस मूड को कैप्चर किया गया है बेटा? तो पेट्रियोटिक मूड। पेट्रियोटिक मीन्स होता है राष्ट्रभक्ति की भावना को दिखाया गया है, तो वही चीज यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ से हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। पोएम शुरू कहाँ से होता है तो ध्यान दिया जाए। कह रहा है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। फर्स्ट लाइन में कह रहा है यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, यानी मरने के बाद माई बॉडी विल कवर सम एरियाज ऑफ फॉरेन फील्ड, उस कॉर्नर की बात कर रहा है, उस भाग की, उस अंश का, फॉरेन फील्ड का। दैट इज फॉर एवर फॉर इंग्लैंड, वह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ आ रिचर डस्ट कंट्री। कह रहा क्योंकि वहां पर यह रिचर डस्ट है, एक समृद्ध भूमि है। ऑथर का मानना है कि अगर मैं फॉरेन फील्ड पे मेरी डेथ होगी, माई बॉडी विल कवर सम एरियाज ऑफ फॉरेन फील्ड, दैट इज फॉर एवर फॉर इंग्लैंड, और वो भाग हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा। बिकॉज ही बिलीव्स दैट इन दैट रिच अर्थ, वो अभी एक समृद्ध भूमि है। तो यहाँ पे रिच अर्थ आपको समझना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रिच अर्थ रेफर टू, ये जो रिच अर्थ है ये किस चीज का संकेत देता है? तो आपके पास जवाब है फॉरेन फील्ड। कह रहे समृद्ध भूमि है, फॉरेन फील्ड के लिए यूज किया है रिच अर्थ। इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंक्लेड। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि डस्ट रेफर टू, डस्ट क्या होता है? तो ऑथर का मानना है टुडे आई एम अलाइव, आफ्टर डेथ अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर डस्ट के समान है। बिकॉज सोल इज द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ आवर बॉडीज। अगर सोल, आत्मा छोड़ दे हमारे शरीर को, तुम जलाओ, दफनाओ या छोड़ दो, ये वहीं पर कंक्लीड हो जाता है, धूमिल हो जाता है, छुप जाता है, मिट जाता है। तो ऑथर का मानना है इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंक्लेड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आप अपने भाषा में समझो। ऑथर का कहना है इफ आई शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस तुम इतना सोचना। क्या सोचना? देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड विल बी फॉरएवर फॉर इंग्लैंड, विदेशी भूमि का वह भाग, आफ्टर डेथ माई बॉडी विल कवर सम एरियाज, दैट्स कॉर्नर फॉरएवर फॉर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ है रिचर डस्ट कंक्लीड। कह रहा वह भी एक समृद्ध भूमि है, उस समृद्ध भूमि में रिचर डस्ट कंक्लीड हो जाएगा। इसलिए ऑथर बिलीव्स दैट द कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड विल बी फॉरएवर फॉर इंग्लैंड। अब डस्ट क्या है, कौन सा डस्ट कंक्लीड होगा? तो उस डस्ट को डिफाइन कर रहा है, कैसे? ध्यान दिया जाए।
ऑथर का कहना है ये डस्ट हुम इंग्लैंड बॉर्न, कह रहा है यह वह डस्ट है जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया, सेप्ड आकार दिया, मेड अवेयर काबिल बनाया, गैव वंस हर फ्लावर टू लव, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है क्या उसकी मातृभूमि ने उसे फूल दिया था, किस लिए, द टू लव प्यार करने के लिए, हर वेज टू रोम। ऑथर का मानना है यदि मैं घूम रहा हूँ अपने कंट्रीज के अंदर तो ये जो रास्ते हैं किसने दिए, मेरी मातृभूमि ने मुझे दिया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, कह रहा है ये जो बॉडी है इंग्लैंड का है, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, यानी ये कह रहा है मैं जो सांस लेता हूँ हवा भी कौन दे रहा है मुझे, मेरी मातृभूमि। वॉश्ड बाय द रिवर, यानी कह रहे हम अपने शरीर को अगर नदी में धोते हैं तो नदी भी किसने दिया मुझे, मेरी मदरलैंड ने। ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, और घर पे वरदान स्वरूप हमें धूप नसीब होती है। दिस ऑल थिंग्स गिवन बाय माय मदर्स लैंड। यदि यहाँ पे दूसरा कोई लड़का होता, हम या आप होते, तो सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दे बैठते कि बिकॉज ऑफ माय फादर आई एम हियर बिफोर यू, बट नाउ व्हाट इज अ पैट्रियोटिक मोड्स, लुक देयर। ऑथर कह रहा है एवरीथिंग गिवन बाय माय मदरलैंड, जो कुछ भी आज मेरे पास है सब कुछ मुझे मेरी मातृभूमि ने दिया। तो ये वो डस्ट है जो कंक्लीट होगा फॉरेन फील्ड में, इसलिए वह भाग हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पोयम है। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे। अब ऑथर अपने ऑडियंस से कह रहा है व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी दैट, कंक्लीट होगा तो क्या सब चीज कंक्लीट हो जाएगा, नो थैंक्स, सोचो। दिस हर्ट ऑल एविल, एविल का मतलब होता है बुराई, बुरा कार्य जो कुछ भी है मेरे अंदर एविल है, सेड अवे वहीं पे धूमिल हो जाएगा मरने के बाद फॉरेन फील्ड में ही। एंड पल्स, तब कह रहा है पल्स इन इंटरनल माइंड नॉलेज, लेकिन एक पल्स चल रहा है, पल्स का मतलब वाइब्रेशन होता है, ठीक है, जैसे किसी की डेथ हुई है नहीं देखो पल्स चल रहा है तो वो वाइब्रेट करता है, उसे पता चल जाता है। तो कह रहा है पल्स इन द इटर्नल माइंड नॉलेज, कह रहे लेकिन अंदरूनी दिमाग में एक पल्स चल रहा है, वह कभी खत्म नहीं होगा। तो ऑथर का यहाँ पर कहना है कि यदि कंक्लीट होगा इन दैट रिच अर्थ आर रिचर डस्ट कंक्लीट, तो हर चीज कंक्लीट नहीं होगा। और तुम सोचो दिस हर्ट ऑल एविल, मेरे दिल में जितने भी बुराइयां हैं सैड अवे वहीं पे धूमिल हो जाएगा आफ्टर डेथ, बट अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नॉलेज, लेकिन मेरे अंदरूनी दिमाग में कुछ यादें हैं, कुछ मेमोरीज हैं जो कि सेव है, सुरक्षित से है, वह कभी खत्म नहीं होगा। तो इंटरनल पल्स ऑफ माइंड क्या है इस ऑथर के अंदर कि जो कभी खत्म नहीं होगा, तो आइए उसे भी जानते हैं। पहला कह रहा है गिव समवेयर बैक द थॉट्स, कह रहा है मेरे अंदर मेरा उत्तम विचार है। अभी आपने देखा कि राष्ट्र को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूं, और ऑथर का मानना है कि एवरीथिंग गिवन बाय माय मदरलैंड, ये जो थॉट है विचार है मेरा, बाय इंग्लैंड गिवन, मेरी मातृभूमि ने ही मुझे दिया है। तो इस थॉट भी अ पल्स इन द इंटरनल माइंड है व्हिच विल नो लेस, यह भी कभी खत्म नहीं होगा। फिर कह रहा है हर साइट एंड साउंड्स, हर साइट, साइट का मतलब दृश्य होता है, साउंड्स का मतलब लैंग्वेज की बात कर रहा है। खैर अगर हम अपने कंट्री के अंदर हैं तो कहाँ का क्या दृश्य है उस दृश्य को भी मैं नहीं भूलूंगा, और हम लोग का जो भाषा है इंग्लिश, साउंड्स विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज साउंड। तो कह रहे ये दो चीज को भी मैं कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ आवर इंटरनल माइंड्स। कह रहा ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, कह रहा आज मैं दुखी नहीं हूँ, इन दिनों मैं खुश हूँ। तो ये जो खुशियाँ हैं मुझे, मैं इस खुशियाँ को भी नहीं भूलूंगा। एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स, और ये हंसी जो कि मैंने दोस्तों से सीखा, एंड जेंटलनेस और विनम्रता, दो चीज की बात कर रहा है। तो आपसे पूछेगा जॉन डॉन लर्न, सॉरी रूपर्ट्स ब्रुक लर्न फ्रॉम द फ्रेंड्स, यानी रूपर्ट्स ब्रुक दोस्तों से क्या सीखा, तो दो चीज सीख रहा है बेटा, एक तो आप लाफ्टर हंसना, कर आज मैं हंस रहा हूं तो ये हंसना मैंने दोस्तों से सीखा, लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स, एंड जेंटलनेस, और दूसरा जेंटलनेस विनम्रता। तो ये दो चीज आप याद रखना। इन हॉट एट पेस, क्यों नहीं भूलेगा, तो स्थान बता रहा है, कह रहा है इन हॉट एट पेस, कह रहा है दिल में शांति नामक स्थान है, वहां पर यह सुरक्षित है। इसलिए ऑथर ने कहा कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नॉलेज, मेरे अंदरूनी दिमाग में एक पल्स चल रहा है, एक वाइब्रेशन, वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इन हॉट एट पेस, दिल में किसी स्थान को अगर सूचित करते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। तो यह स्थान बता रहा है एट पेस, शांति नामक स्थान है जहां पर सुरक्षित है, यह कभी खत्म नहीं होगा। अंडर एन इंग्लिश हेवन, और शासन करने की बात करता है। इंग्लिश हेवन, जो मर गया, इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन मीन्स इंग्लैंड के जो स्वर्गलोक है अलग है, इंडियन हेवन, अमेरिकन हेवन। इसका मानना है अगर मैं मर के जाऊंगा तो हमारे देशवासी एक जगह होंगे, इंग्लिश हेवन नाम दे दिया।
वहाँ पर अंडर में शासन करना, यानी उसे मैं ये सारे पेट्रियोटिज की भावना सिखाऊंगा। कौन से? तो जो इंटरनल पल्स ऑफ माइंड है, दिस ऑल थिंग्स आई टीच देयर टू द पीपल हु इज देयर इन इंग्लिश हेवन। वाह क्या पोयम है, गजब। Thanks for watching this video. Not to worry, I'll see you again in next lecture. Have a nice day. अगर अच्छा लगा हो तो kindly request to all, please share it with your friends and follow me immediately.